Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, today we are going to discuss the chapter test solution of the sound chapter. जो लास्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स का, which has 25 questions. आपने सेल्फ इवेल्युएशन किया होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, a sound wave travels from east to west. In which direction do the particles of air move? मैंने आपको कहा था कि साउंड वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंडीशन क्या होती है कि जिधर साउंड वेव मूव करती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स का भी मोशन होता है. सो द पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव ईस्ट टू वेस्ट. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 2, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट? सॉलिड, लिक्विड, गैस, नन ऑफ दीज. तो हमें पता है सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है. थर्ड, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन वाटर एट रूम टेम्परेचर? आपको यहाँ पे जैसे ऑप्शंस गिवन है, अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आप इस चीज़ को ऑप्शन से कर सकते हैं. फर्स्ट है 1500 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद है 330 मीटर पर सेकेंड, 1500 किलोमीटर पर सेकेंड, 330 किलोमीटर पर सेकेंड. किलोमीटर पर सेकेंड वाले ऑप्शन हो ही नहीं सकते, सो सी एंड डी आर रॉन्ग. उसके बाद आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड इन एयर होती है दैट इज़ 330 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब वो वाटर में हो ही नहीं सकती स्पीड, तो 1500 के आसपास आएगा, है ना. सो 1500 जो ए ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑन विच पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स. पिच किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज. द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑन विच पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स. पिच जिस चीज़ पे डिपेंड करता है उस क्वांटिटी के यूनिट्स क्या हैं? तो इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं हर्ट्ज. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हर्ट्ज. नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑन विच लाउडनेस डिपेंड्स. लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड क्या है कि जो ऑब्जेक्ट जो भी पार्टिकल्स हैं जिस भी मीडियम में साउंड वेव ट्रेवल कर रहे हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से कितना इधर और इधर जाते हैं उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. जैसे उनका मोशन क्या होता है? इट इज़ एन ऑसिलेशन. तो मेन पोजीशन से वो ऐसा डिस्प्लेस होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसा डिस्प्लेस होगा, फिर ऐसे आएगा. इस तरीके से मोशन होता रहता है. तो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. अब लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड एक इट इज़ अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है उसके यूनिट्स क्या होंगे? मीटर. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, मीटर. नेक्स्ट, नेचर ऑफ साउंड वेव इज ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सेस्मिक. सो सीधा आपको लगाना है लॉन्गिट्यूडनल. नेक्स्ट, पिच ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इज. हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है तो पिच हाई होगी. सो ऑप्शन ए अगेन करेक्ट, हाई. नेक्स्ट, साउंड वेव्स इन एयर आर. साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, रेडियो वेव्स, longitudinal waves, radio waves, transfer wave, electromagnetic waves. Longitudinal waves. Option A. Next, sound wave cannot pass through solid liquid mixture. भाई solid liquid gas तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना दो, it can pass through. लेकिन वो किससे पास नहीं हो सकता? वैक्यूम से. तो जो पहला ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर पास हो सकता है, लिक्विड गैस मिक्सचर पास हो सकता है, आइडियल गैस पास हो सकता है, परफेक्ट वैक्यूम नहीं. परफेक्ट वैक्यूम मतलब नो मीडियम. नो मीडियम मतलब साउंड के नॉट ट्रेवल थ्रू. इसके बाद द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन. स्पीड ऑफ साउंड किस में मैक्सिमम होती है? सो इट इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड. इन चारों ऑप्शन में से जो भी सॉलिड होगा उसको हम टिक करेंगे. फर्स्ट है एयर, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड वाटर, फोर्थ आयरन. आयरन इज दी सॉलिड, सो इसमें मैक्सिमम होगी. व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवलिंग इन एयर enter into the medium of water, the quantity which remains unchanged is. मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी इज दी कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी साउंड वेव या फिर कोई भी वेव हो तो उसको हम उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है. नाउ फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज दी ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम. ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम. अब ये डिपेंड करता है सोर्स पे. जहाँ से वेव जनरेट हो रही है उस सोर्स ने जिस तरीके से ऑसिलेशन प्रोवाइड किया होगा वो ऑसिलेशन कंटिन्यू करेंगे, भले ही मीडियम चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, वही ऑसिलेशन कंटिन्यू करेंगे. तो फ्रीक्वेंसी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स. वो किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है. अब सोर्स ने एक बार जो ऑसिलेशन दे दी है वो ऑसिलेशन कहीं भी जाए, सॉलिड में जाए, लिक्विड में जाए, गैस में जाए, कहीं भी जाए, द ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम आर गोइंग टू रिमेन सेम. तो यहाँ पे क्या पूछा है? व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवलिंग इन एयर एंटर इनटू द मीडियम ऑफ वाटर, द क्वांटिटी विच रिमेन्स अनचेंज इज वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, नन. फ्रीक्वेंसी.
बाकी ये वेव लेंथ वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होती है ये आप लाइट वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट इज ऑल्सो अ वेव, और उसके बाद फिर आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो यू विल सी द पैटर्न कि हाउ द वेव लेंथ, हाउ द वेलोसिटी चेंजेस व्हेन द मीडियम चेंजेस। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच longitudinal waves propagates is minimum in a region which is called। जब साउंड वेव ट्रैवल कर रही होती है तो मीडियम में लो डेंसिटी या मिनिमम डेंसिटी का रीजन बनता है, मैक्सिमम डेंसिटी का रीजन बनता है। दे आर आस्किंग द डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच longitudinal waves propagates is minimum in a region which is called। किस रीजन में मिनिमम होती है? रेयरफेक्शन में। यहाँ पे क्रेस्ट, कंप्रेशन, ट्रफ, रेयरफेक्शन। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ आर द पॉइंट्स टू शो ऑन द ग्राफ। वो कोई डेंसिटी के बारे में नहीं बता रहे, दीज आर द पॉइंट्स टू शो ऑन द ग्राफ। एक्चुअल में क्या है? रेयरफेक्शन इज द रीजन वेयर द डेंसिटी इज मिनिमम। नेक्स्ट, मैकेनिकल वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम। जिस भी ऑप्शन में वैक्यूम होगा जस्ट कैंसिल दैट ऑप्शन। मैकेनिकल वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम, ए रॉन्ग। इन वैक्यूम बट नॉट इन मीडियम, रॉन्ग। इन मीडियम बट नॉट इन वैक्यूम, सी ऑप्शन इज राइट। डी, नाइदर इन मीडियम नॉर इन वैक्यूम, रॉन्ग। मीडियम में तो ट्रैवल कर सकता है ना। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज नोन एज। तो एक ऑब्जेक्ट है जो साउंड की स्पीड है एयर में उससे भी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। बताया था ना सोनिक बूम के पहले मैंने बताया था कि उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। सो इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, नन ऑफ दिस, सुपरसोनिक स्पीड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, waves produced by supersonic jet planes are। waves produced by supersonic jet planes। अब जो सुपरसोनिक स्पीड से जब चल रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनसे जो साउंड जनरेट होगा दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ शॉक वेव, है ना। शॉक वेव्स जनरेट होती हैं। तो शॉक वेव्स, इंफ्रासोनिक, सिस्मिक वेव्स, नन ऑफ दिस, शॉक वेव्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी। पिच ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी। तो फिर ऑप्शन आपसे पूछा है ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। पिच ऑफ, अच्छा फ्रीक्वेंसी, पिच ऑफ ए इज ग्रेटर देन पिच ऑफ बी। तो हमसे पूछा है कि ए की फ्रीक्वेंसी और बी की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा। तो जिसकी पिच ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज एट 30 डिग्री इज। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? 332, 350, 530 और 332 किलोमीटर्स पर सेकेंड। दीज आर इन मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड। अब मुझे ये पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 330 होती है, 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे इट इज़ 346, ऑल इन मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा, ये तो हो ही नहीं सकता डेफिनेटली, ठीक है। और 332 इसका मतलब किसके बीच में आ रहा है? इनके बीच में, मतलब ये टेम्परेचर कुछ 0 से 22 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये भी नहीं होगा। 530 तो बहुत ही ज़्यादा हो गया भाई, 346 के बाद 30 डिग्री सेल्सियस पे 530 नहीं होगा, इतनी ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, 350 मीटर्स पर सेकेंड। विथ द राइज ऑफ टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड। राइज ऑफ टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो रहा है? बढ़ रही है, इट इज increasing। With the rise of temperature, the velocity of sound increases. Option B is the correct answer. Next, the speed of sound in air at constant temperature. The speed of sound in air at constant temperature. टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़े कम हो, डेंसिटी बढ़े कम हो, द स्पीड इज गोइंग टू रिमेन सेम। सो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फर्स्ट है डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। अरे भाई साउंड ट्रैवल करता है तो प्रेशर तो वैसे ही कम ज़्यादा होता है, तो क्या उससे साउंड की स्पीड चेंज हो जाएगी? नो। अगर टेम्परेचर सेम है तो स्पीड ऑफ साउंड इज गोइंग टू रिमेन सेम इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, रॉन्ग। increases with increase of pressure, wrong. Remains the same with the increase of pressure, right. None of these. So C option is correct. इसके बाद है sound waves of wavelength lambda travels through a medium in which their speed is v. पहले क्या है कि मीडियम, ये मीडियम 1 में थी फिर मीडियम 2 में जा रही है। तो साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा travels from a medium in which their speed is capital V into a medium in which the speed is 4v। यहाँ से साउंड वेव यहाँ गया है, ठीक है।
द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द सेकेंड मीडियम इज, अब आपको पता है कि व्हेन मीडियम चेंजेस विच क्वांटिटी रिमेन सेम, द फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, स्पीड का फॉर्मूला आता है लैम्डा बाई टी या फिर लैम्डा इंटू एफ, या फिर इसको म्यू भी लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी को एफ भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं, योर चॉइस। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, है ना, स्पीड डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि इसमें लैम्डा गिवन है और स्पीड गिवन है, इसमें स्पीड गिवन है और लैम्डा हमें निकालना है, राइट। नाउ दिस फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू रिमेन सेम, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस केस में फ्रीक्वेंसी होगी v डिवाइडेड बाई लैम्डा, और इस केस में फ्रीक्वेंसी होगी 4v डिवाइडेड बाई लैम्डा डैश। अब कांस्टेंट है, पहले वाले में इतनी होगी, दूसरे वाले में इतनी होगी, बट वो सेम रहेगी। यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको अगर सॉल्व करोगे तो you'll get लैम्डा डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा। दिस इज गोइंग टू बी द फ्रीक्वेंसी इन न्यू मीडियम। यहाँ पे क्या होगी, 4 टाइम्स लैम्डा। क्लियर है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू रिमेन द सेम। इसके बाद है सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोनार किस पे बेस्ड है, इको, रिवर्बरेशन, रेजोनेंस, एनी वन ऑफ द अबव। रेजोनेंस तो आपने अभी शायद पढ़ा भी नहीं है, तो जस्ट डिलीट दैट। रिवर्बरेशन, नो, रिवर्बरेशन मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, नो, उससे उस पर डिपेंड नहीं करता। सोनार एक बार रिफ्लेक्शन होगा और उसको हम रीड करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। इसको हम इको रेंजिंग भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इकोज इज, किस वजह से होता है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूड नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो सिंपली इको हैपन्स बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। रिफ्रैक्शन अगेन आई डोंट थिंक हमने रिफ्रैक्शन अभी तक पढ़ा है, लेंसेज से जो हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन 8th में पढ़ा होगा, तो आई डोंट रिमेंबर, मतलब आई डोंट नो, बट इको हैपन्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, ह्यूमन ईयर कैन हियर, ह्यूमन ईयर क्या सुन सकता है, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, ऑल ऑफ द अबव। इंफ्रासाउंड नहीं सुन सकते भाई, हमने उनकी नेमिंग ही ऐसे की है, जो हम सुन सकते हैं दैट इज ऑडिबल साउंड, जो हम देख सकते हैं दैट इज विजिबल लाइट। उसके इस तरफ उस तरफ एक का नाम अल्ट्रासाउंड रख दिया, एक का नाम इंफ्रासाउंड रख दिया। वैसे अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, जो हम देख नहीं सकते। तो वी हैव नेम्ड दी फ्रीक्वेंसीज या फिर वी हैव नेम्ड दी सीरीज अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, क्योंकि बैट या फिर जो वेल्स हैं वो लोग तो कोई नेमिंग देते ही नहीं है ना, क्योंकि दे डोंट हैव ब्रेन टू डू ऑल दोस थिंग्स। सो ऑडिबल साउंड हम सुन सकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ईयर ड्रम इज बोन, कोयल ट्यूब, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, फ्लूइड। तो ईयर ड्रम क्या था, उसका नाम और एक हमने रखा था टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इट इज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जो ईयर ड्रम है वो एक मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट करती है व्हेन साउंड या फिर प्रेशर वेरिएशंस अप्रोच टू इट, सो इट इज़ अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, ईयर ड्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉक्लिया, टिम्पेनम, स्टिरअप, हैमर। तो वही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, उसका नाम टिम्पेनम भी हम बोलते हैं। सो ईयर ड्रम का और एक नाम है टिम्पेनम, विच इज़ गिवन इन द ऑप्शन बी। सो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर कंप्लीट चैप्टर, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं आपके सेल्फ इवेल्युएशन के लिए। जस्ट दीज क्वेश्चंस आर टू चेक वेदर यू हैव वॉच्ड द लेक्चर्स और नॉट। अगर आपने देखा है ढंग से तो आप सारे के सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन आंसर, एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट then you will not be able to answer these questions. तो these are the self evaluation chapter test questions. Now जब आपका टेस्ट होगा, एक्चुअल टेस्ट जिसको इवेल्युएट दक्षिणा करेगा, दैट इज गोइंग टू हैपन लेटर, जो कि क्यूमुलेटिव टेस्ट के नाम से होगा, एंड देयर यू विल हैव क्वेश्चंस टू अगेन, आप देखोगे कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आपको कितना आता है। सो आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. सो दिस इज इट. थैंक यू.